वेलकम टू संदीप स्टडीज़। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क के नेक्स्ट पार्ट 8 की। और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडियम। मीडिया कौन कौन से यूज़ होते हैं ट्रांसमिट करने के लिए डेटा, तो उसके रिगार्डिंग आज हम कम्युनिकेशन नेटवर्क के पार्ट नंबर 8 में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट, ट्रांसमिट मीडिया का यूज़ सेंडर, रिसीवर या सोर्स डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसके अंदर जो ट्रांसमिशन मीडियम कहाँ पे काम करेगा, एक साइड सेंडर होगा और एक साइड रिसीवर होगा। तो क्या करेगा, सेंडर कोई डेटा को सेंड करेगा और ट्रांसमिशन मीडियम उसे रिसीवर तक पहुंचाने का कार्य करेगा। तो ये जो OSI मॉडल्स की जो लेयर होती हैं, तो फिजिकल लेयर से डेटा निकलता है यहाँ पे, एप्लीकेशन लेयर से होता हुआ नीचे सभी लेयर्स को पार करके डेटा सेंडर साइड से फिजिकल लेयर से आउट होता है और वो ट्रांसमिशन मीडियम के माध्यम से, केबल या एयर कोई भी हो सकता है, वो मीडिया कोई सा भी यूज़ हो सकता है, और ट्रांसमिशन मीडियम की सहायता से वो डेटा रिसीवर मॉडेम तक पहुंचता है और उसकी फिजिकल लेयर से टकराता है। जाके फिजिकल लेयर से टकराने के बाद में उसकी पूरी लेयर से निकलता हुआ उसके एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचता है और वहाँ पे जो बैठा हुआ रिसीवर है वो उसको रिसीव करता है और उसको रीड कर सकता है। तो इसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे ट्रांसमिशन मीडियम कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशंस। तो जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है वो क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है कहाँ से कहाँ, सोर्स से लेके डेस्टिनेशंस की साइड में। ट्रांसमिशन मीडियम लोकेटेड बिलो द फिजिकल लेयर। जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है वो कहाँ पे लोकेट किया जाता है, उसको फिजिकल लेयर से, क्योंकि दोनों जो रिसीवर और ट्रांसमिशन सेंडर होता है उन दोनों की जो लेयर्स होती हैं, तो फिजिकल लेयर्स होती हैं, उनको कनेक्ट करने का काम करता है एक तरीके से, आप सोच सकते हो। क्योंकि ये बीच में जो फिजिकल लेयर होती हैं वहाँ से दोनों की फिजिकल लेयर को कनेक्ट कर देता है, तो वहाँ से डेटा ट्रांसमिट हो जाता है। और इसके अंदर जो ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं तो वो कितने तरीके के होते हैं, बेसिक तौर पे ट्रांसमिशन मीडियम दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जैसे वायर से कनेक्ट करके आप कोई डेटा भेज रहे हो, और दूसरा होता है आप एयर के माध्यम से, बिना किसी वायर के माध्यम से, जिसको हम वायरलेस बोलते हैं, और जो एयर के माध्यम से होता है। तो इनको वायर के माध्यम से हो गया तो उसको वायर्ड बोलते हैं हम, और जो बिना वायर के माध्यम से भेजा जाता है एयर के थ्रू, तो उसको हम वायरलेस बोलते हैं। और इनको दूसरा नाम भी हम बोलते हैं, जैसे वायर्ड होता तो गाइडेड मीडिया, मतलब ये उसकी गाइडेंस फिक्स है कि वो डेटा उधर ही जाएगा, ठीक है। और वायरलेस को हम अनगाइडेड मीडिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूनिवर्स के अंदर जैसे सिग्नल्स चलते हैं तो वो कोई फिक्स नहीं है कि वो इसी डायरेक्शन से जाएगा। तो वो क्या होता है कि जहाँ पे भी जो भी सैटेलाइट्स होता है उससे डेटा जाता है, उससे ट्रांसमिट होकर डेटा आपके फ़ोन तक पहुँचता है, तो एक वायरलेस मीडियम हो गया पूरी तरीके से। अब इसके अंदर जो वायर्ड मीडिया होता है वो तीन तरीके का होता है। तो वायर के माध्यम से जो डेटा ट्रांसमिट किया जाता है तो वो तीन तरीके की केबल्स के माध्यम से किया जाता है। सबसे फर्स्ट आता है ट्विस्टेड पेयर केबल, सेकंड आता है कोएक्सियल केबल, और थर्ड आता है फाइबर ऑप्टिक केबल। तो जो वायर मीडियम होता है, तो वायर मीडियम में जो केबल यूज होती है, तो केबल्स के आधार पर इसको तीन टाइप में बांटा गया है, ट्विस्टेड, कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिक केबल। इसी तरीके से जो एयर मीडियम होता है और उसमें बिना वायर के चलता है, तो उसको भी हम तीन तरीके की, क्योंकि इसमें जो डेटा चलता है वेव की फॉर्म में चलता है, तरंगे चलती हैं इसके अंदर, तो वो तीन तरीके की तरंगों के माध्यम से डेटा ट्रांसमिट होता है। सबसे फर्स्ट वाली होती है रेडियो वेव्स के माध्यम से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, दूसरा होता है माइक्रोवेव के माध्यम से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा हो, या तीसरा होता है इंफ्रारेड वेव्स के माध्यम से ट्रांसफ़र हो रहा हो। तो जो वायरलेस या एयर के अंदर जो भी ट्रांसमिशन मीडियम मौजूद होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, रेडियो, माइक्रोवेव, माइक्रो एंड इंफ्रारेड वेव्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। अब हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट गाइडेड मीडिया। तो गाइडेड मीडिया क्या काम करता है, फिजिकल मीडियम थ्रू विच द सिग्नल आर ट्रांसमिटेड। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि ये फिजिकल मीडियम होता है पूरी तरीके से, और इसके अंदर जो डेटा होता है वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है, वायर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से पर्टिकुलर फिजिकल मीडियम्स है, इसके अंदर वायर मौजूद रहता है, तो एक तरीके से पूरी तरीके से फिजिकल मीडियम हो गए। इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज वायर्ड एंड या बाउंड ट्रांसमिशन मीडिया। तो ये क्या काम करता है कि ये रेफ़र करता है किसको,
वायर्ड या बाउंड मीडियम्स, जो वायर्ड मीडियम होता है तो उसको हम बाउंड मीडिया भी बाउंड ट्रांसमिशन मीडियम भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें फिक्स होता है कि जैसे वायर आपने यहाँ से यहाँ के बीच में कनेक्ट किया तो वायर की एक लेंथ फिक्स हो गई, या फिर उसके अंदर जो वायर यूज कर रहे हो तो वो उसके लिए पर्टिकुलर बाउंड हो गई। सपोज और आपने किसी चीज़ से कनेक्ट किया आपने कोई भी चीज़ को वायर के माध्यम से, अब वो वायर का माध्यम उसी स्विच के लिए काम करेगा पर्टिकुलर, जिस चीज़ के लिए आपने वायर से कनेक्ट किया। तो इसी तरीके से जो गाइडेड मीडिया होता है वो पूरी तरीके से बाउंड मीडिया भी हम बोल सकते हैं। सबसे फर्स्ट गाइडेड मीडिया के अंदर जो केबल्स यूज़ की जाती हैं ट्रांसमिटिंग मीडिया के लिए, तो उनका इन्वेंटर या उस केबल्स का इन्वेंशन किसने किया था। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल की। तो ट्विस्टेड पेयर केबल की जो इन्वेंटर है उसका नाम है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। तो हम सुनते हैं कि जैसे फ़ोन का जो आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने किया था। तो इसी तरीके से सबसे फर्स्ट जो ट्विस्टेड पेयर केबल यूज हुई थी तो वो किस में यूज हुई थी, फ़ोन के जो पहले वाले फ़ोन चलते थे वायर से, तो उसके अंदर यूज होती थी। तो उसको हम ट्विस्टेड पेयर केबल की इन्वेंशन किसने की थी, ग्राहम बेल ने की थी। सेकेंड आता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल का इन्वेंशन किसने किया था, ओलिवर हैविसाइड ने इसका इन्वेंशन किया था। तो ये इनका इन्वेंटर है। थर्ड आता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल का इन्वेंशन किसने किया था, नरेंद्र सिंह कापनी ने इसका इन्वेंशन किया था। तो आपको बेसिक तौर पे यही पता होना चाहिए कि इन चीज़ को इन्वेंटर कौन है और किस किस तरीके की केबल्स यूज़ होती हैं वायर्ड मीडिया के अंदर। तो हमारे पास में 3 तरह की केबल थी और तीनों के इन्वेंटर कौन है। सबसे फर्स्ट ट्विस्टेड पेयर केबल की, जो इसके थ्रू जो डेटा सेंड किया जाता है तो वो एक फ्रीक्वेंसी पे सेंड किया जाता है। तो जो अलग अलग केबल्स होती हैं वो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग डिवाइड होती हैं। तो केबल्स के टाइप बनते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट की रेंज के अकॉर्डिंग। जो फ्रीक्वेंसी की रेंज यदि जिसकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा बेस्ट केबल होगी और जिसकी कम होगी तो वो नॉर्मल केबल होगी। सबसे फर्स्ट आता है ट्विस्टेड पेयर। तो ट्विस्टेड पेयर जो केबल्स आती है उसकी वो होती है 0 to 3.5 किलोहर्ट्ज़ तक उसके अंदर फ्रीक्वेंसी रेंज होती है। नेक्स्ट आती है मल्टी ट्विस्टेड पेयर केबल्स, वो होती है 0 to 1 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। थर्ड आती है अपने पास में कोएक्सियल केबल्स, वो कितनी तक होती है 100 to 500 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। फोर्थ आती है अपने पास में ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है तो वो 400 to 900 थीटा हर्ट्ज़ तक होती है। उसके बाद में हम एक एक केबल्स को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस किस तरीके की कौन कौन सी केबल होती है। सबसे फर्स्ट ट्विस्टेड पेयर केबल की हम बात करते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें तो इसके अंदर इंसुलेटर ये इसके अंदर आप सब नाम से ही ये पता लगा सकते हो कि ट्विस्ट होता है इसके अंदर। जैसे ये फोल्डेड की हुई होती है तो ये ट्विस्ट हुई होती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि दो बीच में ये इंसुलेटर लगा हुआ होता है जो इसको दोनों वायर्स को टच नहीं होने देता, और ये क्या करते हैं कि आपस में ऐसे गुंथी हुई होती हैं दोनों। और जो कंडक्टर इसके अंदर यूज़ करते हैं, जैसे इंसुलेटर के अंदर जो वायर होता है तो वो किसका बना हुआ होता है, कॉपर का बना हुआ होता है। तो कॉपर वायर इसके अंदर यूज किए जाते हैं। अब जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है तो इसके अंदर क्या होते हैं कि जैसे दो के 4 वायर्स होते हैं और अलग 4 रंग के वायर्स होते हैं। तो दो के पेयर में गुथे हुए होते हैं। टोटल 8 वायर आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर, और बाहर की साइड आपको एक पूरी केबल जैकेट मिलेगी और इसके अंदर 4 पेयर के अलग अलग कलर के वायर मिलेंगे। सबसे फर्स्ट ब्लू, नेक्स्ट ऑरेंज, थर्ड ग्रीन और फोर्थ ब्राउन। तो आप देख सकते हो इनके पेयर गुंथे हुए होते हैं। और ये बाहर एक प्लास्टिक का जो वायर्स जो गूंथे हुए होते हैं इन पे प्लास्टिक का कवर होता है, तो इस वजह से इनमें आपस में शॉर्ट सर्किट न हो दोनों वायर गूंथने पे, तो उनसे डेटा ट्रांसमिट हो सके। ट्विस्टेड पेयर केबल में मैक्सिमम 4 पेयर हो सकते हैं। उसके अंदर जिसका कलर हमेशा ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और ब्राउन होता है, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड वाइज डिफाइन किया होता है इनके कलर को, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन और ब्राउन होता है इसके अंदर। टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल की हम टाइप्स देखें तो ये 2 तरीके की होती हैं। सबसे फर्स्ट आता है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसको हम यूटीपी के नाम से जानते हैं।
अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स को यूटीपी बोलते हैं और शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर एसटीपी बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम एक एक को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे यूटीपी की। अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स, जिसके अंदर नॉर्मल मैंने बताया कि इसके अंदर क्या होता है कि वायर्स गूथे होते हैं, ऊपर प्लास्टिक का कवर होता है, तो वो अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं। नेक्स्ट आती है ट्विस्टेड पेयर केबल्स। सॉलिड ट्विस्टेड पेयर केबल्स के अंदर क्या होता है कि प्लास्टिक का कवर होता है, उसके बीच के अंदर मेटल का शील्ड दी हुई होती है, फॉइल और बनी हुई होती है बीच के अंदर, ताकि क्या होता है कि उसमें जो डेटा ट्रांसमिट हो तो वो बाहर की तरफ या उससे डेटा जो हो ख़राब ना हो और पूरा का पूरा डेटा आगे रिसीवर तक पहुंच सके सेंडर से। बीच में उसमें उसकी एनर्जी या उसकी फ्रिक्वेंसी डाउन ना हो, ताकि कि डेटा लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकें। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे यूटीपी की। इट इज़ एन अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो यूटीपी होती है वो, इसकी फुल फॉर्म बताइए कि अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है। और एसटीपी की बात करें, इट इज़ शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर होती है। सेकेंड जो इनका डिफरेंस होता है, यूटीपी केबल इज ट्विस्टेड पेयर केबल विद द वायर दैट आर ट्विस्टेड टुगेदर। तो यूटीपी क्या होता है कि इसके अंदर जो वायर्स होते हैं वो ट्विस्टेड होते हैं। वो यूटीपी वाली चीज़ एसटीपी में भी होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि बीच में एक फॉइल और लगा दी जाती है, तो इसको ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाती है वो डेटा ट्रांसमिट करने में। शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इज इनक्लोज विद इन द फॉइल या मेश शिल्डेड। तो इसके अंदर क्या होता है कि शिल्डेड जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है वो एनक्लोज होती है और मेश शिल्डेड होती है। इसके बाद में प्राइस ऑफ यूटीपी इज लोअर एज कम्पेयर टू एसटीपी। तो जो प्राइस होती है यूटीपी की वो कम होती है किससे, एसटीपी से। तो आपको बेसिक तौर पे ये पता होना चाहिए कि एसटीपी होती है वो थोड़ी महंगी पड़ती है और यूटीपी सस्ती पड़ती है। तो प्राइस ऑफ एसटीपी इज मच कॉस्टलियर देन यूटीपी। तो जो डिफरेंस होते हैं, जो डिफरेंस हम देखते हैं, तो एक में जो सस्ता है तो दूसरे में वो महंगा शो कर रहा है। इन यूटीपी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इज मोर देन द एसटीपी दैट ट्रांसमिट द सिग्नल ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया। तो इस यूटीपी के अंदर जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो डेटा होता है वो ट्रांसमिट करते टाइम पे लूज होने का ज़्यादा संभावना रहती है। इसमें फॉइल लगाने की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस होती है वो घट जाती है, ट्रांसमिट सिग्नलिंग ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम। जब हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो इसमें डेटा ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक चल पाता है और उसकी एनर्जी बनी रहती है, वो ज़्यादा खर्च नहीं होती बाहर की साइड में, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है वो दूसरे बाहरी चीज़ों से अफेक्ट नहीं करता। यूटीपी हैज़ हाई क्रॉस टॉक। जो यूटीपी का होता है वो हाई क्रॉस टॉक होता है, एसटीपी का लो क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक मतलब कि जैसे कि दो केबल्स आपस में लगे होते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो वेव दोनों की चल रही होती है तो वो एक दूसरे को अफेक्ट कर रही होती है, तो उसको हम क्रॉस टॉक बोलते हैं। और वहाँ पे फॉइल लगाने की वजह से वो क्या होता है कि भारी जो उसमें सिग्नल्स का जो इफेक्ट होता है वो कम हो जाता है। यूटीपी डेटा ट्रांसमिट स्पीड एसटीपी से कम होती है तथा नॉइस ज़्यादा करता है। और एसटीपी क्या करता है, एसटीपी में डेटा ट्रांसमिट की स्पीड यूटीपी की तुलना में अधिक होती है तथा ये कम नॉइस करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इसमें नॉइस कैंसिलेशंस वगैरह की जो फंक्शंस आते हैं कि जैसे कोई भी सिग्नल चलता है तो उसकी एक नॉइस होती है, उसको उसकी फ्रिक्वेंसी को कोई और अफेक्ट में उससे गुजरता है तो अफेक्ट करता है, तो वो क्या करता है, नॉइस करता है, तो उसको कम करता है इसके अंदर उसका यूज़ करने से, शिल्डेड का यूज़ करने से। इट यूज़ फॉर शॉर्ट डिस्टेंस लाइक होम और इंडस्ट्रीज़ के अंदर। जो यूटीपी केबल्स होती हैं वो ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होती हैं, होम या इंडस्ट्रीज में, कुछ छोटी डिस्टेंस पे आपको डेटा ट्रांसमिट करना हो तब यूज़ करते हैं। इट यूज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस लाइक मेट्रो सिटी या कंपनीज। तो मेट्रो सिटी या कंपनीज़ के अंदर यदि आपको डेटा ट्रांसमिट करना हो तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट। जो यूटीपी कैटेगरी की जो केबल्स होती हैं वो कई तरीके की केबल्स होती हैं, क्योंकि हम जिससे डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो वो अलग अलग कैटेगरी की केबल्स का यूज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट कैटेगरी 1 की केबल्स होती है अप टू 1 Mbps ओल्ड टेलीफोन केबल्स होती हैं। तो जिसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिट की स्पीड होती है तो वो 1 मेगाबाइट पर सेकेंड होती थी। तो 1 Mbps की स्पीड के लिए हम
कैटेगरी 1 की केबल का यूज कर सकते हैं। कैटेगरी 2 की केबल्स होगी, उसकी स्पीड थी 4 Mbps। टोकन रिंग नेटवर्क के अंदर जो केबल यूज़ होती थी वो कैटेगरी 2 की यूज होती है। कैटेगरी 3 के अंदर अप टू 10 Mbps टोकन रिंग एंड बेस 10 बेस टी इथरनेट केबल्स के तौर पे कैटेगरी 3 केबल्स का यूज किया जाता है। उसके बाद में कैटेगरी 4 होती है, उसकी स्पीड होती है अप टू 16 Mbps टोकन रिंग नेटवर्क के अंदर यूज़ की। जैसे जैसे आगे आगे चीज़ें डिस्कवर होती गई, इनसे तो नई नई चीज़ें मिलती चली गई, आदमी ने उसमें इम्प्रूव करता गया इंसान, और अलग अलग केबल्स को अलग अलग इम्प्रूव करते हुए इसकी स्पीड उसने टाइम के साथ में जनरेट की। कैटेगरी 5 के साथ में अप टू स्पीड हो गई 100 Mbps ईथरनेट और टोकन रिंग्स के अंदर। ये यूज इन्हीं में होती थी, लेकिन टाइम के साथ में इनकी स्पीड बढ़ती गई तो इसकी कैटेगरी भी अलग बनती चलेगी। कैटेगरी 5P के अंदर अप टू 1 Gbps, पहले उसकी स्पीड थी 100 Mbps, अब उसकी स्पीड बढ़ा के कर ली 1 गीगाबाइट पर सेकेंड, जो फास्ट ईथरनेट में यूज़ होती है। उसके बाद में कैटेगरी 6 की जो केबल्स है अप टू 100 Gbps, तो 10 गीगाबिट तक की ईथरनेट की स्पीड के लिए इसका यूज किया जाता है, और 55 मीटर तक इस केबल्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके माध्यम से हम 55 मीटर तक डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं कैटेगरी 6 की केबल से। कैटेगरी 6A की केबल से अप टू 10 Gbps और गीगा इथरनेट 10G इथरनेट 55 मीटर्स के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि 10/6A के अंदर ये थोड़ी सी उससे अपग्रेड है, स्पीड सेम है, लेकिन इसके अंदर जो गीगाबिट इथरनेट की स्पीड है वो ज़्यादा प्रोवाइड करवाता है आपके अंदर। कैटेगरी जो 7 की केबल्स बनी है तो उसके अंदर स्पीड आपको 10 Gbps की मिल रही है, 10G इथरनेट के अंदर यूज़ हो रही है ये केबल्स, और इसकी अब ये 55 मीटर तक यूज़ होती थी, और इसकी जो डिस्टेंस बढ़ के हो गई 100 मीटर तक इसको यूज़ किया जा सकता है। तो आप ये ध्यान में रख सकते हो, अलग अलग कैटेगरी की जो UTP केबल्स होती हैं उससे उसकी स्पीड मापी जाती है, और उससे कौन सी किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। जैसे इथरनेट के हम टाइप्स पढ़ेंगे, फास्ट इथरनेट, इनको आगे हम पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि अलग अलग कैटेगरी की केबल्स क्यों यूज़ होती हैं। क्योंकि कहीं रिक्वायरमेंट होती है, मैं छोटा डेटा आपको ट्रांसमिट करना हो तो छोटा इथरनेट आप यूज़ कर सकते हैं, यदि बड़ा डेटा आपको ट्रांसमिट करना हो तो आप बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अलग कैटेगरी की केबल्स यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको इस चीज़ का अर्थ समझ में आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कनेक्टर की। जैसे ट्विस्टेड पेयर केबल्स आपने देखी होगी टेलीफोन, या आपने ईथरनेट से कनेक्ट करना अपने कंप्यूटर वगैरह में आप देखना है, उसमें पीछे की साइड में पोर्ट होता है, उसके अंदर ईथरनेट पोर्ट बोलते हैं वैसे। तो उसके अंदर टोटल 8 वायर्स होते हैं। तो जो कनेक्टर्स होता है उसको हम बोलते हैं रजिस्टर डेक RJ45। तो उसके अंदर एक होता है कि जैसे कि वायर हम उसके अंदर लगाते हैं, और एक उसके अंदर पहले से बना हुआ था सिंकोल होता है। तो RJ45 फीमेल जो कनेक्टर होता है वो उसके अंदर लैपटॉप आपका कंप्यूटर PC वगैरह होता है, CPU के अंदर लगा होता है, और केबल्स के आगे की जो हिस्सा होता है वो होता है RJ45 मेल वाला। तो इसके अंदर 8 पिन की इस तरह की पिन्स होती हैं, तो वो उससे कनेक्ट करते हैं। तो 8 वायर्स होते हैं उसके अंदर, टोटल 4 के कॉम्बिनेशंस के अंदर ट्विस्ट किए हुए, और वो उसके अंदर कनेक्ट होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये UTP कनेक्टर भी हम इसे बोल सकते हैं कि UTP को कनेक्ट करने के लिए कौन सा कनेक्टर यूज़ करते हैं, RJ45 रजिस्टर्ड जैक 45 हम यूज़ करते हैं। LAN केबल को कनेक्ट करने के लिए RJ45 UTP कनेक्टर का यूज किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क केबल्स को हमको कनेक्ट करने के लिए कौन से उसका यूज किया जाएगा, RJ45 UTP कनेक्टर का यूज किया जाएगा। टेलीफोन लाइन पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए RJ11 कनेक्टर का यूज किया जाता है। तो टेलीफोन लाइन्स होती है उसके कनेक्टर को यूज़ करने के लिए किसका यूज किया जाता है, RJ11 कनेक्टर का यूज किया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे, तो ये अपना अभी तक हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में। तो आपको ध्यान में रखना है 45 कनेक्टर की हमने बात में यूज किया, और उसके बाद में PSTN को कनेक्ट करने के लिए RJ11 कनेक्टर का यूज किया जाता है। अब हम सेकेंड हम पढ़ेंगे कोआक्सियल केबल्स कौन सी होती है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स का पूरा पार्ट हो गया, उसके बाद में सेकेंड आता है कोआक्सियल केबल। तो कोआक्सियल केबल के अंदर क्या होता है, सबसे फर्स्ट आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि कोआक्सियल केबल के अंदर क्या होता है कि दोनों वायर्स होते हैं। आपने जैसे अपने TV
जो डिश वगैरह होती है तो उसका वायर देखना आप, उसके अंदर एक तो बीच के अंदर जो वायर होता है आपको एक लंबा सा वायर दिखेगा और उसके ऊपर एक अलग से ऐसे फोल्ड किया हुआ सा कपड़ा टाइप से आपको दिखेगा और वो भी एक वायर होता है। तो इसके अंदर जो कपड़ा टाइप से जैसे छोटे छोटे जाल टाइप से गूंथा हुआ एक वायर होता है, उसको हम साइल्डेड आउटर कनेक्टर बोलते हैं। जैसे साइल्डेड केबल्स के अंदर भी ये यूज़ होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि वो क्या करता है कि एक दूसरे तरीके से उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होती है कि मेन जिससे डेटा ट्रांसमिट होता है, तो दूसरा होता है उसमें अर्थिंग का काम करने वाला, या फिर उसमें दो जैसे ही होता है कि हम कोई भी इलेक्ट्रिसिटी चलती है, बल्ब होता है तो उसके अंदर एक अर्थिंग होता है और एक उसमें मेन होता है। तो उसी तरीके से इसमें एक जो मेन जो डेटा को ट्रांसमिट करने वाला था वो बीच इनर कंडक्टर्स होता है जो कॉपर वायर का बना हुआ होता है और उस पर साइल्डेड ट्विस्टेड आउटर कनेक्टर होता है। और उसके बाद में पहले होता है यहाँ पे इंसुलेटर आ गया, पहले इनर कंडक्टर के बाद में इंसुलेटर आ गए, उसके बाद में सेकंड आउटर कनेक्टर आ गए और उसके बाद में फिर से इंसुलेटर आ गए और उसके बाद में फिर प्लास्टिक कवर लगा दिया उसके ऊपर। तो इस तरीके से टोटल इंसुलेटर पे पूरी तरीके से आपको इसको क्या कर दिया जाता है, एक केबल के अंदर कर दिया जाता है पूरे दोनों चीज़ों को। तो ये जो इस तरीके का जो केबल्स होती है वो कौन सी केबल कहलाती हैं, कोएक्सियल केबल कहलाती हैं। कोएक्सियल केबल का ज़्यादातर यूज केबल टीवी सीसीटीवी नेटवर्क के में होता है। जो कोएक्सियल केबल का आप ज़्यादा यूज़ देखोगे तो केबल टीवी डिश वगैरह या जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं घरों के अंदर या कहीं पे भी आपके वर्किंग प्लेस में, तो इसके अंदर जो कैमरे को कनेक्ट करने के लिए जो केबल यूज़ करते हैं उसको हम कोएक्सियल केबल ही कहते हैं। कोएक्सियल केबल कंटेन टू कंडक्टर, तो उसके अंदर क्या होता है कि टू कंडक्टर होते हैं, जैसे एक इनर कंडक्टर हो गया और दूसरा आउटर कंडक्टर हो गया। द इनर कंडक्टर ऑफ द कोएक्सियल केबल इज मेड अप द कॉपर एंड द आउटर कंडक्टर इज मेड ऑफ द कॉपर मेश। तो जो अंदर का जो वायर होता है वो कॉपर का बना हुआ था और जो बाहर का वायर होता है वो बना हुआ कॉपर का होता है वो ऊपर, लेकिन वो कॉपर मेश से बना हुआ होता है। And the middle core is the made up of the non-conductive cover that separate the inner conductor from the outer conductors। और जो बीच का जो पोर्शंस होता है उसके अंदर जो इनर कंडक्टर को आउटर कंडक्टर होते हैं उन दोनों के बीच में जो इंसुलेटर होता है वो किसका बना होता है, नॉन कंडक्टिव, कि उससे उन दोनों के बीच में डेटा वो नहीं हो पाए, कि शॉर्ट नहीं हो पाए और डेटा अपनी डायरेक्शन में चल पाए। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल के टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे थिक नेट 10/5 और थिन नेट 10/2। तो कोएक्सियल केबल के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है थिक नेट जो होते हैं 10/5 और जो थिन नेट होती है वो 10/2 होती है। सबसे फर्स्ट थिक नेट की हम बात करें तो इसका डायमीटर होता है 0.5 इंचेस से केबल डिस्टेंस 500 मीटर तक। जो इसका डायमीटर 0.5 इंचेस से लेकर केबल डिस्टेंस 500 मीटर तक होता है। और सेकंड जो थिन नेट होता है उसका बेस होता है डायमीटर 0.25 इंचेस से लेकर केबल डिस्टेंस होती है 180 मीटर तक। तो इनकी जो डिस्टेंस होती है उसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सी पावरफुल है। तो जो इसका डायमीटर होता है 0.5 होता है तो ये केबल ज़्यादा पावरफुल होती है थिक नेट वाली थिन नेट से। और ये इसका डायमीटर आधा हो गया 0.25 और इसकी जो केबल की डिस्टेंस काम करती है वो 180 मीटर तक काम करती है। और ये कहाँ तक काम करती है, 500 मीटर तक काम करती है। इसके बाद में कोएक्सियल केबल को कनेक्ट करने के लिए जो कनेक्टर यूज किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोएक्सियल केबल को BNC कनेक्टर, जैसे बायनेट नेल कॉन्सिलमेन बोलते हैं। जैसे BNC की फुल फॉर्म होती है बायोनेट नेल कॉन्सिलमेन। BNC कनेक्टर यूज किया जाता है जिसको रजिस्टर्ड जैक 59 के नाम से भी जाना जाता है, का यूज किया जाता है। UTP को जो कनेक्ट करने के लिए हम केबल यूज़ करते हैं तो रजिस्टर्ड जैक 45 यूज़ करते हैं और इसको हम जो कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं वो रजिस्टर्ड जैक 59 का यूज़ करते हैं। या RJ रजिस्टर्ड 11 होता है तो पब्लिक स्विचिंग PSTN को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसी के साथ यदि हम कोएक्सियल केबल से डेटा जो ट्रांसमिट होता है 2 टाइप्स का होता है। तो सबसे फर्स्ट वाला होता है बेसबैंड ट्रांसमिशन मीडियम्स। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग
ए सिग्नल टू हाई स्पीड। तो इसके अंदर जो डेटा का ट्रांसमिट होता है, तो बेसबैंड ट्रांसमिट से क्या होता है कि तो हाई स्पीड का डेटा ट्रांसमिट होता है। और दूसरा होता है ब्रॉडबैंड। आपने बेसबैंड और ब्रॉडबैंड का नाम तो आपने सुना होगा। सेकंड आता है ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशंस। इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग मल्टीपल सिग्नल साइमल्टेनियसली। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो डेटा को डिफाइन किया जाता है, तो जो प्रोसेस होता है ट्रांसमिटिंग को मल्टीपल साइमल्टेनियसली किया जाता है। जैसे बेसबैंड ट्रांसमिट के अंदर जो डिफाइन किया जाता है प्रोसेस को किया जाता है, तो सिंगल सिग्नल्स को हाई स्पीड में ट्रांसमिट किया जाता है। और ब्रॉडबैंड ट्रांसमिट के अंदर क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, ट्रांसमिटिंग करेगा मल्टीपल सिग्नल्स को साइमल्टेनियसली। उसके बाद में थर्ड जो केबल्स आती है अपने पास में आती है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर 2 केबल्स अपने पास में हो चुकी हैं। सबसे फर्स्ट ट्विस्टेड पेयर केबल, नेक्स्ट आ गई कोक्सियल केबल्स, और थर्ड आ गई अपनी वायर्ड मीडिया की ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। तो आप देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का बना होता है। जो ऑप्टिकल फाइबर्स आपने नाम सुना होगा, ये ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स बिछाई जा रही हैं 5G नेटवर्क वगैरह के लिए। तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे कांच की सी एक पतली सी बाल साइज़ की एक बहुत छोटी सी कांच का बाल के आकार की एक कांच की एक पूरी पतली नली सी होती है, उसके माध्यम से डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। और इसमें जो डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है वो लाइट के थ्रू किया जाता है। तो इसके अंदर जो आवरण बना होता है आप देख सकते हो। सबसे फर्स्ट ये बीच वाला होता है पूरी कांच की एक पतली सी नली सी, पतली परखनली टाइप से मान सकते हैं, एक लंबी वायर होती है। उसके ऊपर जैकेट चढ़ी हुई होती है, क्लैडिंग होती है, उसके ऊपर क्लैडिंग होती है और उसके ऊपर जैकेट चढ़ी हुई होती है। अब इसके अंदर जो डेटा चलता है वो दिखाया कि सेंडर ने डेटा ट्रांसमिट किया, तो यहाँ पे जो डेटा होता है इनसे टकरा के और रिसीवर तक पहुँचता है। जो डेटा आपने भेजा है तो वो इनकी जो कांच के बीच के अंदर जो नली होती है उनकी सतहों से टकराता है, और जिसको हम कोर बोलते हैं, और कोर से टकरा के वो डेटा आगे की साइड में चलता रहता है। और जो डेटा चलता है वो पूरी तरीके से उससे लाइट के थ्रू चलता है। तो अब इसको हम पढ़ते हैं पूरा डिटेल से। ऑप्टिकल फाइबर इज वर्क द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ये काम करता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, जैसे डेटा किसी चीज़ के अंदर एंटर हो और वो पूरा रिफ्लेक्ट कर जाए। तो जैसे यहाँ से डेटा इसके अंदर इंटर किया वो रिफ्लेक्ट कर गया, ऐसे आगे रिफ्लेक्ट करता हुआ डेटा रिसीवर तक पहुँच जाता है। तो इसका जो कॉन्सेप्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल का, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होता है। अब इसके 3 पार्ट होते हैं बेसिक एलिमेंट ऑफ द फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के अंदर। तो पहला वाला जो बीच वाला पार्ट होता है उसको हम कोर बोलते हैं। ये जो पार्ट हो गया उसको कोर बोल दिया, जिसके अंदर डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। उसके बाद इस पर आवरण किया हुआ होता है तो उसको हम क्लैडिंग बोल दिया, और उसके बाद में इसको पूरे ऊपर से वो किया होता है जैकेट्स, पूरा बंद किया हुआ था उसको पूरी वायर को, तो उसको हम बोलते हैं इसकी जैकेट। अब हम तीनों की रिगार्डिंग पढ़ेंगे एक एक। सबसे फर्स्ट कोर की बात करें तो द ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट इन नैरो स्टैंड ऑफ ग्लास या प्लास्टिकल नाउन एज कोर। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर क्या कंसिस्ट करेगा, स्टैंडर्ड का जो ग्लास या प्लास्टिक होगा तो वो पूरी तरीके से नैरो स्टैंडर्ड के अंदर इसमें कोर के लिए, कि जो ऑप्टिकल फाइबर्स के कंसिस्ट करेगा किसके लिए, कि जो ग्लास वगैरह प्लास्टिक होगा उसको कोर जाना जाएगा, बीच वाला जो पोर्शन होगा। एक कोर इज़ द लाइट ट्रांसमिशन एरिया वेयर ऑफ द फाइबर्स। तो कोर के अंदर जो बीच का एरिया होता है उसको ट्रांसमिशन एरिया फाइबर्स के लिए। द मोर द एरिया ऑफ द कोर एंड द मोर लाइट विल बी ट्रांसमिटेड इनटू द फाइबर्स। तो इसमें भाई ये बताया कि जो बीच का एरिया ज़्यादा होगा तो जो लाइट जो ट्रांसमिट की जा सकती है वो फाइबर से वो ज़्यादा की जा सकती है। लाइट वेव इज़ द ट्रांसमिटेड इन द कोर, और जो लाइट वेव होगी वो ट्रांसमिट की जा सकती है कोर के अंदर। सेकंड आता है क्लैडिंग। सेकंड हम बात करेंगे क्लैडिंग आवरण की। द कॉन्सेंट्रिक लेयर ऑफ द ग्लास इज नाउन ऑफ द क्लैडिंग्स। जो बाहर की इसकी जो नली सी होती है जो ट्रांसमिट की, उसके ऊपर जो
कुछ भी उसका आवरण किया होता है उसको हम क्लेडिंग बोलते हैं। द मेन फंक्शनलिटी ऑफ द क्लेडिंग इज टू प्रोवाइड द लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एट द कोर एंड इंटरफेस एज द कोज ऑफ द रिफ्लेक्शन विद इन द कोर सो दैट द लाइट। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इसके अंदर जो लाइट इसकी दीवारों से टकराए तो क्लेडिंग क्या करेगी, उसको डेटा को बाहर ना निकल लेते, वो ओनली टोटल रिफ्लेक्ट कर दे। जो जितना डेटा उसकी सतह से टकराता है वो वापस टकरा के उधर अंदर ही वापस लौटते हैं। तो ये काम कौन करती है, क्लेडिंग करती है इसके अंदर। वेव आर ट्रांसमिटेड थ्रू द फाइबर्स, और इसके अंदर जो वेव होती है ट्रांसमिट किसके थ्रू होती है, फाइबर्स के जो वेव फाइबर्स के वेव के अंदर ट्रांसमिट हो रही है। तो द मेन वर्क ऑफ क्लेडिंग इज रिफ्लेक्ट लाइट बैक टू द कोर। तो जो इसका क्लेडिंग का जो मेन काम होता है वो क्या होता है कि जो डेटा जो रिफ्लेक्ट हो रहा है इसके अंदर वो पूरी तरीके से वापस कोर में लौट जाए। थर्ड पार्ट आता है जैकेट, और जैकेट क्या करेगा इसके अंदर, द प्रोटेक्टिव कोटिंग कंसिस्ट ए प्लास्टिक इज नाउन एज ए जैकेट। जो उसके बाहर की जो प्रोटेक्टिव कोटिंग्स होती है, जो क्लेडिंग के बाहर एक पर्टिकुलर तरीके से कोटिंग की हुई थी किसी चीज़ की, तो वो क्या कहलाती है, उसकी जैकेट कहलाती है। द मेन पर्पज ऑफ द जैकेट इज़ टू प्रिजर्व द फाइबर स्ट्रेंथ एंड एब्जॉर्ब शॉक एंड एक्स्ट्रा फाइबर प्रोटेक्शंस। तो इसका मेन काम होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना, जो उसके बीच की जो कोर होती है उसको प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करवाने के लिए इसमें जैकेट का यूज़ किया जाता है। अब इसमें जो डेटा चलता है उसके आधार पर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। सबसे फर्स्ट इसका जो मोड होता है, एक होता है मल्टी मोड और एक होता है सिंगल मोड। मल्टी मोड फिर से दो टाइप्स के होते हैं, एक स्टेप इंडेक्सिंग मोड और दूसरा होता है ग्रेड इंडेक्सिंग मोड। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं, अब हम दोनों की बात करेंगे, स्टेप इंडेक्सिंग और ग्रेड इंडेक्सिंग की रिगार्डिंग। सोर्स पे कोई डेटा आपके पास में और आपने बीच में फाइबर ऑप्टिक्स मीडियम यूज़ किया है, तो इसके अंदर जो डेटा होगा तो मल्टी मोड के अंदर जो स्टेप इंडेक्सिंग के अंदर जो डेटा चलेगा तो वो किस तरीके से चलेगा, ऐसे टकराते हुए और इस तरीके से निकलेगा, और डेस्टिनेशंस पे इस तरीके से डेटा आपका बनता हुआ दिखाई देगा। और ग्रेडेड इंडेक्स के अंदर क्या होगा कि जो डेटा चलेगा एकदम सीधी लाइन में भी निकल सकता है और उसमें ज़्यादा टकराहट नहीं होगी। जो डेटा चलेगा तो उसमें वो ज़्यादा टकराएगा नहीं, टकराहट नहीं होगी। तो इस तरीके का जो डेटा निकलेगा उसको हम बोलते हैं ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड के अंदर। और तीसरा होता है सिंगल मोड। सिंगल मोड के अंदर क्या होगा, जो डेटा होगा सिंगल सीधा चले डेस्टिनेशंस तक, तो वो इसका सिंगल मोड कहलाता है। अब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट, स्टेप इंडेक्सिंग मल्टी मोड फाइबर्स ऑपरेट एट द प्रिंसिपल ऑफ टोटल रिफ्लेक्शंस एंड अलाउ ट्रेवलिंग ऑफ लाइट अक्रॉस द फाइबर कोर एक्सिस इन द जिगजैग पैटर्न्स। तो स्टेप इंडेक्सिंग जो मल्टी मोड फाइबर्स होता है उसके अंदर जो डेटा ऑपरेट होता है तो प्रिंसिपल्स, कौन से प्रिंसिपल्स पे काम करता है, टोटल रिफ्लेक्शंस पे तो काम करता ही करता है, और इसके अंदर जो डेटा ट्रेवल कर रहा है अक्रॉस द फाइबर कोर्स के अंदर तो वो जिगजैग पैटर्न के अंदर करता है। इसके अंदर जो जिगजैग पैटर्न बनाता हुआ चलता है वो स्टेप इंडेक्सिंग के अंदर चलता है। ग्रेडेड के अंदर ग्रेडेड इंडेक्सिंग मल्टी मोड फाइबर इज टाइप ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर वेयर द रिफ्लेक्टिव index is higher at the axis of the core and then it decreases gradually towards to the core cladding interface। जो ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर होता है तो उसके अंदर जो ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो हायर होगा, कहाँ पे, एक्सिस ऑफ द कोर एंड देन इट डिक्रीज द ग्रेजुअली, और ये क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा ग्रेजुअली उसके कोर क्लेडिंग इंटरफेस को। और इसके अंदर जो मल्टी ग्रेडेड के अंदर होगा वो ग्रेडेड के अंदर वो ज़्यादा टकराएगा नहीं, वो नॉर्मल सी टकराहट हो तो हो या एक्सिस के पास ही चलेगा। तो इसमें ग्रेजुअली टुवर्ड्स टू द कोर क्लेडिंग इंटरफेस होता है इसके अंदर। थर्ड आता है इसके अंदर सिंगल मोड फाइबर फीचरिंग इज द स्मॉल लाइट कैरिंग कोर अबाउट द 9 माइक्रोमीटर्स इन ए डायमीटर्स। जो स्मॉल मीडियम्स जो माइक्रोमीटर्स होता है, तो सिंगल मोड के अंदर क्या होता है कि जो होता है कि लाइट कैरिंग होती है वो कोर अबाउट्स होती है, जो इसके अंदर जो इसके टाइप्स होती हैं इसके अकॉर्डिंग है कि मतलब कि इसमें
जैसे मल्टीमीडिया के अंदर होता है तो उसमें जो स्पीड होती है वो हाई होती है, और सिंगल मोड के अंदर क्या होता है कि जो डेटा आप ट्रांसमिट कर रहे हो वो लोअर कर रहे हो उनके मुकाबले। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो फाइबर को कनेक्टर करने के लिए 3 तरह के कनेक्टर यूज होते हैं। जैसे फर्स्ट वाला LC ल्यूसेंट कनेक्टर, ST स्ट्रेट TIP कनेक्टर जिसको मल्टी मोड बोलते हैं, SC सब्सक्राइबर कनेक्टर जिसको सिंगल मोड बोलते हैं। तो LC ल्यूसेंट कनेक्टर हो गए, ST स्ट्रेट TIP कनेक्टर्स हो गए, SC सब्सक्राइबर कनेक्टर्स हो गए। सेकंड आता है अनगाइडेड या वायरलेस मीडिया। अनगाइडेड या वायरलेस मीडिया के अंदर क्या होता है कि एक अनगाइडेड ट्रांसमिशन ट्रांसमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम्स। तो अनगाइडेड के अंदर हम देखेंगे तो जैसे एयर के माध्यम से कोई भी हमको डेटा ट्रांसमिट करना हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनगाइडेड मीडियम बोलेंगे। तो इसके अंदर जो ट्रांसमिट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विदाउट एनी फिजिकल मीडियम्स, तो इसके कोई फिजिकल यूज नहीं होता। जो जैसे उसके अंदर तो कोई वायर होता तो वो एक फिजिकली प्रेजेंट है, तो इसके अंदर कोई वायर यूज नहीं होता तो वो उसका कोई फिजिकल प्रूफ नहीं है। देयरफॉर इट इज़ आल्सो द नाउन एज द वायरलेस ट्रांसमिशन। तो इसलिए इसको हम वायरलेस ट्रांसमिशंस के नाम से जानते हैं। अब हम एक एक के बारे में इनमें पढ़ेंगे। वायरलेस ट्रांसमिशंस के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे फर्स्ट रेडियो वेव के माध्यम से चले, दूसरा माइक्रोवेव के माध्यम से चले, तीसरा होता है इंफ्रारेड वेव के माध्यम से चले। तो आपका जो एयर मीडियम से कौन सी वेव का यूज करेगा वही उसका मीडियम बन जाएगा। अब हम देखते हैं इनका डिफरेंस। सबसे फर्स्ट रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव। तो इसके क्या क्या कौन कौन सी रेंज होती है, किस किस डायरेक्शंस में डेटा चल सकता है, उसके रिगार्डिंग पूरा हम डिफरेंस इनमें देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्शंस की। तो जो रेडियो वेव होती है जो उसका डेटा होता है वो ओमनी डायरेक्शनल होता है, चारों तरफ चलता है। माइक्रोवेव होता है उसका जो डेटा होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है, वो सिर्फ एक दिशा में ही चलता है। इंफ्रारेड वेव का जो डेटा होता है वो भी यूनि डायरेक्शनल होता है, वो भी सिर्फ एक दिशा में ही चलता है। उसके बाद में हम बात करेंगे पेनिट्रेशंस की। एट ए लो फ्रिक्वेंसी होती है इसकी, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड वॉल्स। तो इसके अंदर जो रेडियो वेव्स के अंदर होता है तो वो लो फ्रीक्वेंसी पे डेटा चलता है, वो पेनिट्रेट कर सकता है। जैसे कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट वगैरह वॉल्स होती है उसको पेनिट्रेट करके उसको भेद के आगे जा सकता है। माइक्रोवेव का डेटा होता है वो लो फ्रीक्वेंसी पे चलता है, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड वॉल, ये भी पेनिट्रेट कर सकता है। लेकिन जो इंफ्रारेड होती है वो दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू एनी सॉलिड एंड वॉल्स। तो उसके बीच में यदि जो इंफ्रारेड वेव हो यदि उसके बीच में कोई सॉलिड चीज़ रख दी जाए तो वो क्या करेगा, उसको पार नहीं कर पाएगा डेटा को। सेकंड आता है इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज। तो इसकी रेंज कितनी होती है? 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज तक होती है रेडियो वेव की। माइक्रोवेव की होती है 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। और इंफ्रारेड वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है 300 गीगाहर्ट्ज टू लेके 400 गीगाहर्ट्ज तक होती है। उसके बाद यदि इनकी सिक्योरिटी की बात की जाए तो सबसे फर्स्ट इसकी पुअर सिक्योरिटी होती है, उसके बाद में इसकी मीडियम सिक्योरिटी होती है, इसकी हाई सिक्योरिटी होती है। जो रेडियो वेव्स होते हैं तो वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे चलती है, और तो इसकी सिक्योरिटी वाइज भी ये पुअर होती है। कम्युनिकेशंस देखेंगे, दीज आर यूज इन द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस लाइक 1 मिलीमीटर टू 100 किलोमीटर तक। यदि 100-200 किलोमीटर तक आपको कोई डेटा ट्रांसमिट करना हो तो उसके लिए आप रेडियो वेव यूज कर सकते हो। देयर आर यूज इन द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशंस 1 मिलीमीटर टू 0.3 या 300 मीटर तक आप इसका 0.3 मीटर तक आप इसका यूज कर सकते हैं। दीज आर नॉट यूज इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर तक आप इसका यूज कर सकते हो। प्रोपोगेशंस ऑफ वेव, जिसमें डाटा चलने की जो डायरेक्शंस होती है स्काई वेव, जैसे स्काई ऑफ वेव, जैसे स्काई वेव कैसे चलती हैं उसी तरीके से रेडियो वेव चलती हैं। लाइन ऑफ साइट, एक डायरेक्शंस में माइक्रोवेव चलती हैं, उसी तरीके से इंफ्रारेड वेव भी लाइन ऑफ साइट की डायरेक्शन से ही चलती है।
उसके बाद हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे, तीनों को पूरा। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे रेडियो वेव्स के बारे में। रेडियो वेव आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट आर ट्रांसमिट इन ऑल द डायरेक्शंस। तो इसके अंदर जो डेटा होगा वो ऑल डायरेक्शंस में चलेगा, तो इसको हम बोलते हैं ओमनी डायरेक्शनल और फ्री स्पेस। तो रेडियो वेव के अंदर जो डेटा होगा वो ऑल डायरेक्शंस में चलेगा, तो इसको हम बोलते हैं ओमनी डायरेक्शनल्स। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 3 किलोहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज। जो इसकी रेंज होती है वो भी 3 किलोहर्ट्ज से लेके 1 गीगाहर्ट्ज तक होती है। एन एग्जाम्पल ऑफ द रेडियो वेव इज FM रेडियो, AM, मिलिट्री कम्युनिकेशंस, मोबाइल कम्युनिकेशंस, MRI, ETC के अंदर यूज होता है। जो रेडियो वेव होती है वो कहाँ कहाँ यूज होती है? FM रेडियो में यूज होती है, AM में यूज होती है, मिलिट्री कम्युनिकेशंस में यूज होती है, मोबाइल कम्युनिकेशंस वगैरह, MRI वगैरह के अंदर रेडियो वेव्स यूज होती है। A radio wave is used for the multicasting when there is the one sender and many receivers। तो रेडियो वेव का यूज किस में भी हो सकता है? मल्टीकास्टिंग में भी हो सकता है, जहाँ पे एक सेंडर हो और बहुत सारे रिसीवर हो। रेडियो ट्रांसमिशन इज मेनली यूज फॉर वाइड एरिया नेटवर्क्स एंड मोबाइल सेलुलर फोन्स। तो रेडियो ट्रांसमिशंस का मेनली यूज कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? जैसे वाइड एरिया नेटवर्क्स में आपको इसका यूज देखने को मिल सकता है, और मोबाइल सेलुलर फ़ोन वगैरह के अंदर जो आपके टावर वगैरह से जो आता है डेटा, वो किससे आता है? वो एक रेडियो वेव का ही तरीका होता है। उसके बाद सेकंड हम बात करेंगे माइक्रोवेव की। माइक्रोवेव ट्रांसमिशंस कॉम्प्रोमाइज ऑफ द एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली 1 गीगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज तक। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 3 गीगाहर्ट्ज 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। प्रोपोगेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूनिडायरेक्शनल्स। जो प्रोपोगेशंस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो कौन सी डायरेक्शंस में होता है? यूनिडायरेक्शनल्स होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रोवेव इज सेलुलर फोन्स, टेलीफोन, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, वायरलेस लैन, रडार, रिमोट सेंसिंग, वेदर फोरकास्टिंग सब में हो सकता है। तो जो माइक्रोवेव का यूज़ होता है ज़्यादातर सेलुलर फोन्स, टेलीफोन्स में यूज़ होता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में इसका यूज़ होता है, वायरलेस लैन, रडार वगैरह के अंदर, रिमोट सेंसिंग या वेदर फोरकास्टिंग सब में माइक्रोवेव का यूज़ होता है। उसके बाद में थर्ड हम बात करेंगे इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव आर यूज फॉर द वेरी शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जो इंफ्रारेड वेव यूज़ होती है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होती है। दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू द ऑब्स्टेकल, दे प्रिवेंट इंटरफेस बिटवीन द सिस्टम्स। जो क्या करते हैं कि वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती, वो किसी चीज़ को भेद नहीं पाती, तो उसको ऑब्स्टेकल्स वगैरह बीच में हो तो इंफ्रारेड वेव रुक जाती है। फ्रीक्वेंसी रेंज इसकी देखोगे आप 3 गीगाहर्ट्ज टू लेकर 4 गीगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है। इट इज़ यूज इन द टीवी रिमोट्स, वायरलेस माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर्स, ETC में। जैसे आप वायरलेस माउस वगैरह देखते हो, कीबोर्ड वगैरह देखते हो या टीवी का रिमोट देखते हो, तो इन सब के अंदर कौन सी वेव से काम करती है? इंफ्रारेड वेव के थ्रू ट्रांसमिट डेटा होता है इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है ईथरनेट, कि ईथरनेट के थ्रू डेटा किस तरीके से हम ईथरनेट के टाइप्स वगैरह पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे ईथरनेट। ईथरनेट इज़ वन ऑफ द स्टैंडर्ड लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी यूज फॉर द बिल्डिंग वाइड लेंस। जो ईथरनेट होता है, तो ईथरनेट के अंदर जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है, तो ईथरनेट का कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ होता है? अंडर द IEEE 802.3 इसके अंदर यूज़ होता है। सबसे फर्स्ट ईथरनेट की कैरेक्टरिस्टिक्स के रिगार्डिंग हम समझने की कोशिश करते हैं। ईथरनेट यूजेज बस टोपोलॉजी। जो ईथरनेट यूज करता है वो कौन सी टोपोलॉजी का यूज करता है? बस टोपोलॉजी का यूज करता है। तो ईथरनेट केबल्स होती है उससे बस टोपोलॉजी के थ्रू उससे कनेक्टेड होते हैं, कॉमन शेयर्ड लिंक्ड होता है। इन बस टोपोलॉजी ऑल द स्टेशंस आर कनेक्टेड इनटू ए सिंगल हाफ डुप्लेक्स लिंक से कनेक्टेड होते हैं। ईथरनेट यूजेज CSMA CD एज एक्सेस कंट्रोल मेथड टू डील विथ ऑल कोलिजन्स। तो ईथरनेट होता है वो CSMA CD एक्सेस का यूज करता है डील करने के लिए उसके। ईथरनेट यूजेज
मैनचेस्टर एनकोडिंग टेक्निक फॉर कन्वर्टिंग डेटा बिट्स इनटू द सिग्नल्स। तो वो क्या करेगा, जो डेटा को कन्वर्ट करने के लिए मैनचेस्टर एनकोडिंग टेक्निक का यूज करता है। फॉर ईथरनेट नॉर्मल ईथरनेट ऑपरेशनल बैंडविड्थ इज 10 Mbps। जो नॉर्मल ईथरनेट यूज करता है उसकी जो स्पीड होती है 10 मेगाबाइट पर सेकेंड होती है। फॉर फास्ट ईथरनेट ऑपरेशनल बैंडविड्थ इज द 100 Mbps। तो जो फास्ट होता है उसकी कितनी स्पीड होती है, 100 Mbps होती है। और फॉर गीगाबिट ईथरनेट ऑपरेशनल बैंडविड्थ इज 1 Gbps। तो गीगाबाइट पर सेकेंड होती है। अब ईथरनेट का स्ट्रक्चर हम समझें तो फ्रेम नेटवर्क हम समझने की कोशिश करते हैं। ईथरनेट का IEEE 802.3 ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट क्या क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट ईथरनेट का जो पूरा डेटा टाइप्स होता है वो 64 बाइट से लेके 1518 बाइट तक का होता है। अब इसको अलग अलग में डिवाइड किया होता है। सबसे फर्स्ट आता है प्रीमेबल, जो कितने बाइट का होता है, 7 बाइट्स का। सेकंड आता है स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर्स, जो कितने बाइट का होता है, 1 बाइट का होता है। उसके बाद में डेस्टिनेशंस एड्रेस, जो कितने बाइट का होता है, 6 बाइट का होता है। सोर्स एड्रेस जो 6 बाइट का होता है। लेंथ कितने की होती है, 2 बाइट्स की होती है। डेटा 46 बाइट्स टू लेके 1500 बाइट्स तक का यूज़ होता है। फ्रेम चेक सीक्वेंस कितने का यूज़ करता है, 4 बाइट्स का यूज़ करता है। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे प्रीमेबल्स के बारे में। प्रीमेबल्स के अंदर क्या होता है, इट इज 7 बाइट्स फील्ड दैट कंटेन ए पैटर्न ऑफ अल्टरनेटिंग zeros and ones like 10101010. It alert the station that a frame is going to start. प्रीमेबल्स क्या काम करता है, जो 7 बाइट्स का होता है तो इसके अंदर क्या होता है कि पैटर्न को कंटेन करता है, ये अलर्ट करता है स्टेशंस को, फ्रेम को गोइंग टू स्टार्ट की, मतलब कि वो स्टार्ट हो चुकी। इट आल्सो इनेबल द सेंडर एंड रिसीवर टू स्टेब्लिश बिट सिंक्रोनाइजेशन। तो जो सेंडर और रिसीवर्स होते हैं उसको स्टेब्लिशमेंट करने के लिए प्रीमेबल्स का यूज होता है। सेकेंड आता है स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर्स, SFD बोलते हैं। इट इज़ 1 बाइट फील्ड विच इज ऑलवेज सेट टू 101011। द लास्ट 2 bit is 11 indicate the end of the start frame delimiters and mark as the beginning of the frames। तो जो लास्ट 2 bits होती हैं 11 इंडिकेट करती हैं, जो एंड करती हैं स्टार्ट फ्रेम को, और डिलिमिट करती हैं मार्क द बिगनिंग ऑफ द फ्रेम्स को। उसके बाद में थर्ड प्रीमेबल एंड द SFD बोथ फील्ड आर एडेड बाय द फिजिकल लेयर एंड द रिप्रेजेंट द फिजिकल लेयर हेडर्स। तो ये किसका काम करते हैं, फिजिकल लेयर रिप्रेजेंट हेडर करते हैं। सम टाइम स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर SFD एंड कंसिडर टू बी ए पार्ट ऑफ द प्रीमेबल्स एंड फील्ड लेंथ ऑफ द डिस्क्राइब्ड एट 8 बाइट। थर्ड आता है डेस्टिनेशन एड्रेस। इट इज 6 बाइट फील्ड कंटेन दैन द मैक एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन फॉर विच द डेटा इज द डेस्टिनेट। जो डेस्टिनेशन एड्रेस होता है वो कितने बाइट का होता है, 6 बाइट का होता है। उसके बाद में सोर्स एड्रेस। इट इज 16 बाइट फील्ड दैट कंटेन द मैक एड्रेस फॉर द सोर्स विच इज सेंडिंग द डेटा। तो सोर्स एड्रेस क्या होगा, 16 बाइट की फील्ड होगी, जो क्या करेगा, डेटा को कंटेन करेगा, कहाँ से कहाँ तक। तो डेस्टिनेशंस भी कितने, 6 बाइट का होता है, और सोर्स भी कितने का होता है, 6 बाइट का होता है। लेंथ की हम बात करेंगे तो इट इज़ 2 बाइट फील्ड विच इज स्पेसिफाई द लेंथ नंबर ऑफ द बाइट ऑफ द डेटा फील्ड्स। ये कितने, 2 बाइट्स की होती है लेंथ। द फील्ड ऑफ द रिक्वायर्ड बिकॉज इथरनेट यूजेज वेरिएबल साइज ऑफ फ्रेम्स का यूज करती है। द मैक्सिमम वैल्यू कैन बी रिकमेंड अकोमोडेटेड इन द फील्ड ऑफ द 2⁻16-1 65,535 तक वैल्यू इसमें जा सकती है डेटा की। बट इज डज नॉट मीन मैक्सिमम डेटा दैट कैन बी सेंड इन द 1 फ्रेम ऑफ द 65,500 बाइट्स। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इतनी बाइट्स एक साथ में भेजी जा सकती हैं, इतनी अकोमोडेट कर सकता है, लेकिन एक साथ में नहीं भेजी जा सकती। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द डेटा दैट कैन बी सेंड इन द इथरनेट फ्रेम इज 1500 बाइट्स। तो 1500 बाइट की मैक्सिमम एक साथ में भेजी जा सकती है इसमें। The following 3 fields collectively represent the Ethernet headers. Destination address 6 बाइट का, सोर्स एड्रेस 6 बाइट का, लेंथ 2 बाइट की। तो इन सबको मिला के ईथरनेट का हेडर की साइज़ कितनी बन जाती है, 14 बाइट की बन जाती है। नेक्स्ट फील्ड आती है इसकी डेटा।
इट इज़ द वेरिएबल लेंथ साइज फील्ड दैट कंटेंट एक्चुअल डेटा। तो डेटा के अंदर क्या होता है कि वेरिएबल लेंथ को बताता है ये कि डेटा की जो लेंथ है। इट इज़ आल्सो कलेक्टेड ए पेलोड फील्ड। द लेंथ ऑफ द फील्ड ऑफ द लाइज इन द रेंज 46 बाइट टू लेके 1500 बाइट्स तक। दैट इन ईथरनेट फ्रेम मिनिमम डेटा हैज़ टू बी 46 बाइट एंड द मैक्सिमम डेटा कैन टू बी सेंड 1500 बाइट्स तक। तो मिनिमम डेटा कितने होते हैं 46 बाइट्स से, और मैक्सिमम 1500 बाइट्स तक इससे भेजे जा सकते हैं। मिनिमम लेंथ ऑफ द डेटा पैकेट 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले एंड द बैंडविड्थ। जो मिनिमम लेंथ होती है डेटा की तो वो कितनी होती है 2 इंटू प्रोपोगेशन डिले एंड बैंडविड्थ में होती है। ईथरनेट फ्रेम में द मिनिमम लेंथ 64 बाइट्स की होती है और मैक्सिमम लेंथ होती है 1518 बाइट्स तक होती है। तो ये आपको डेटा ध्यान में रखना कि मिनिमम 64 बाइट्स होती है और मैक्सिमम 1518 बाइट्स की होती है जो डेटा की जो रेंज होती है। उसके बाद में सेकंड नेक्स्ट हम बात करें तो फ्रेम चेक सीक्वेंस CRC। इट इज़ द 4 बाइट फील्ड दैट कंटेंट CRC कोड फॉर द एरर डिटेक्शंस। तो इसके अंदर जो फ्रेम चेक सीक्वेंस हम यूज करते हैं CRC, तो वो कितनी की होती है 4 बाइट्स की होती है। अब लिमिटेशंस क्या है ईथरनेट के। इट कैन नॉट बी यूज फॉर द रियल टाइम एप्लीकेशंस। जो ईथरनेट के अंदर हम यूज करते हैं तो इसको किसके लिए यूज नहीं कर सकते, रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए यूज नहीं किया जा सकता। रियल टाइम एप्लीकेशन रिक्वायर द डिलीवरी ऑफ डाटा विद इन द सम टाइम लिमिट्स। जो रियल टाइम डेटा के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते उसके लिए रिक्वायर्ड डिलीवरी ऑफ डेटा समटाइम्स। ईथरनेट इज नॉट रिलायबल बिकॉज द हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द कोलिजन्स। हाई नंबर ऑफ द कोलिजन्स मे बी cause of delay in the delivering of the data in the destinations. It cannot be used of the interactive applications. Interactive applications is like chatting required to deliver in the even very small amount of data. Ethernet required the minimum length of the data must be 46 byte. The minimum data की जो लेंथ होनी चाहिए वो 46 बाइट की होनी ही चाहिए इसके अंदर। It cannot be used for the client server applications. Client server applications require the server must to be given the high priority than the client. तो इसको इसमें यूज नहीं किया जा सकता क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस के लिए। Ethernet has no facility to set priorities. Token ring overcome these limitations of Ethernet. अब Ethernet के जो टाइप्स होते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट ईथरनेट लेन का 10/2, 10/5, 10/F और 10/T। तो 4 तरीके के इसके टाइप्स होते हैं। उसमें जो डेटा ट्रांसफर के स्पीड के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया। सबसे फर्स्ट हम बात करें 10/2 इज आल्सो कॉमनली रेफर्ड एज द थिन ईथरनेट या चीपर या टू रन इन द थिन कोएक्सियल केबल्स के अंदर। 10/5 ईथरनेट रनिंग और द स्टैंडर्ड थिकनेस कोएक्सियल केबल्स के अंदर। जो 10/5 ईथरनेट होता है वो किसके लिए रनिंग करता है, स्टैंडर्ड थिकनेस कोएक्सियल केबल के लिए। 10/F ईथरनेट रनिंग और द फाइबर ऑप्टिकल्स केबल्स के अंदर। जो 10/F ईथरनेट होता है वो किसके लिए रनिंग करता है, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स के लिए रनिंग करता है। 10/T इज 10 मेगाहर्ट्ज ईथरनेट रनिंग ओवर द अनसेल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबलिंग के अंदर। जो 10/T होता है वो 10 मेगाहर्ट्ज का जो ईथरनेट होता है वो किसके लिए रनिंग करता है, अनसॉल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स के लिए रनिंग करता है। स्पीड की हम बात करें तो इनकी फॉर नॉर्मल ईथरनेट ऑपरेशनल बैंडविड्थ 10 Mbps। फास्ट ईथरनेट की ऑपरेशनल स्पीड 100 Mbps होती है। गीगाबिट ईथरनेट की ऑपरेशनल बैंडविड्थ होती है 1 Gbps और 10 गीगाबिट ईथरनेट की स्पीड होती है 100 Gbps। सबसे फर्स्ट फास्ट ईथरनेट की हम बात करें तो इट इज़ एन ईथरनेट नेटवर्क केपेबल टू 10 Mbps डेटा ट्रांसमिट। और इसके बाद में इट मे बी यूज टू ट्विस्टेड पेयर फाइबर ऑप्टिकल्स केबल्स के साथ इसका यूज किया जा सकता है फास्ट ईथरनेट में। कैटेगरी 5 केबल इस टाइप ऑफ द ट्विस्टेड पेयर केबल ऑफ द इनेबल फास्ट ईथरनेट। फास्ट ईथरनेट के लिए कौन सी केबल यूज की जा सकती है, ट्विस्टेड पेयर केबल या फाइबर केबल्स इसके लिए यूज की जा सकती हैं। और फास्ट ईथरनेट की स्पीड कितनी होती है, 100 Mbps होती है।
और फास्ट इथरनेट का टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो आप इसमें 4 टाइप्स के होते हैं, फिर उसमें कोई सा भी यूज किया जा सकता है। सेकेंड हम बात करेंगे गीगाबिट ईथरनेट। गीगाबिट ईथरनेट इज बेस्ड ऑन द ट्विस्टेड पेयर या फाइबर ऑप्टिकल केबल्स प्रोवाइड द डेटा ट्रांसमिट रेट 1 गीगाबिट पर सेकेंड 1 Gbps एंड द गोइंग ऑन द पॉपुलरिटीज पे। तो गीगाबिट ईथरनेट के अंदर जो ट्विस्टेड या फाइबर केबल्स यूज की जाती हैं तो वो डेटा ट्रांसमिट रेट होती है इसमें जीबी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कैटेगरी 5 इज द काइंड ऑफ द ट्विस्टेड पेयर केबल विच इनेबल फॉर द गीगाबिट ईथरनेट। तो इसको जो कनेक्ट करने के लिए हम कौन सी कैटेगरी 5E की यूटीपी केबल यूज करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट आता है अपने पास में 10 गीगाबिट ईथरनेट। द न्यूएस्ट इटरेशन ऑफ द ईथरनेट 10 गीगाबिट ईथरनेट offer a data through the 10 Gbps 10,000 Mbps wire and the optical fiber से twisted pair connectors। तो इसके अंदर जो डेटा को जो ट्रांसमिट होता है वो फाइबर्स के थ्रू होता है और इसमें जो स्पीड होती है 10 Gbps तक होती है। तो 10 G बेस LX4 या 10 G बेस ER या 10 G बेस S आर बिल्ट एंड द ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस। तो किस किस का यूज किया जा सकता है 10 Gbps ER का या 10 Gbps SR इनका यूज किया जा सकता है। द ट्विस्टेड पेयर ऑप्शन रिक्वायर्ड ए केबल ऑफ द एक्सेप्शनल क्वालिटी कैटेगरी 6 या कैटेगरी 7। जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं तो इसके अंदर क्या क्या रिक्वायर्ड हो सकता है कैटेगरी 6 या कैटेगरी 7 का इसमें रिक्वायर्ड हो सकता है। सबसे फर्स्ट नेम और IEEE इसका स्टैंडर्ड देखें और डेटा की जो रेंज देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि ईथरनेट होता है तो उसके अंदर सबसे फर्स्ट वाले के अंदर जो स्टैंडर्ड होता है नॉर्मल ईथरनेट होता है उसका 802.3 होता है और उसकी जो रेंज होती है 10 Mbps होती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट ईथरनेट होता है जो फास्ट ईथरनेट या 100 BST बोलते हैं जिसको फास्ट ईथरनेट होता है उसका जो IEEE स्टैंडर्ड होता है तो वो होता है 802.3U। तो जिसकी स्पीड कितनी होती है 100 Mbps होती है। और इसके बाद में नेक्स्ट ईथरनेट होता है हमारे पास में गीगाबिट ईथरनेट या गिग ई भी बोलते हैं। तो ये इनके शॉर्ट नेम होते हैं जैसे 10 BST फास्ट ईथरनेट का और गीगाबिट का गिग ई बोलते हैं। तो इसका जो IEEE स्टैंडर्ड होता है 802.3Z होता है और जिसकी डेटा रेंज 1 Gbps होती है। नेक्स्ट आता है 10 गीगाबिट ईथरनेट 802.3AE जिसकी स्पीड कितनी होती है 100 Gbps होती है। तो इनके जो स्टैंडर्ड होते हैं वो आप थोड़ा ध्यान में रखना। फास्ट ईथरनेट के लिए U यूज़ किया गया है, गीगाबिट के लिए Z यूज़ किया गया और 10 GB के लिए AE यूज़ किया गया है। फास्ट और गीगाबिट ईथरनेट में क्या क्या डिफरेंस होते हैं तो हम डिफरेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले फास्ट ईथरनेट होता है उसकी स्पीड होती है 100 Mbps, गीगाबिट ईथरनेट होती है उसकी स्पीड होती है 1 Gbps। इट जनरेट मोर डिलेज, इट जनरेट लेस डिलेज, गीगाबिट कम डिले जनरेट करता है। कवरेज लिमिट अप टू 10 किलोमीटर, फास्ट ईथरनेट 10 किलोमीटर तक काम करता है, कवरेज लिमिट अप टू 70 किलोमीटर तक काम करता है। इट राउंड ट्रिप डिले इज़ 100 to 500 बिट टाइम्स होती है। इट राउंड ट्रिप डिले इज़ 4000 बिट टाइम्स होती है गीगाबिट ईथरनेट की। इट कोलिजन डोमेन इज़ द 250 मीटर होती है, इट कोलिजन डोमेन इज़ द 25 मीटर होती है। तो जो डैमेज होने की जो दर होती है वो 25 फीट होती है। तो ये इनमें बेसिक डिफरेंस होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है फ्लो कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। तो इसको हम पढ़ेंगे पार्ट 9 के अंदर। आज के लिए इतना ही। तो ये था आज हमने पढ़ा ट्रांसमिशन मीडियम के 2 टाइप्स पढ़े जिसके अंदर सबसे फर्स्ट तो उसके रिगार्डिंग पढ़ा था हमने कि वायर के थ्रू किस किस तरीके से डेटा ट्रांसमिट होते हैं और उसके बाद में नेक्स्ट हमने पढ़ा था उसके रिगार्डिंग वायरलेस के रिगार्डिंग कौन कौन से उसमें काम करते हैं। और नेक्स्ट हमने ईथरनेट को पूरी डिटेलिंग से पढ़ा और उसके साथ ही
इनके डिफरेंस वगैरह के बारे में हमने जाना। और तो ये आज का लेक्चर था, इसके रिगार्डिंग आपको आई होप अच्छा कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।